नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और टैक्स से जुड़े देश के इकलौते टीवी शो टैक्स गुरु में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा की तरह हमारी कोशिश होगी कि नए साल में भी टैक्स से जुड़ी आपकी हर मुश्किल को मुस्कुराहट में बदला जाए। इसलिए नए साल में हमने खास फैसला लिया है कि आजादी के बाद के सबसे बड़े टैक्स रिफॉर्म जीएसटी को भी टैक्स गुरु का हिस्सा बनाया जाए। यानी अब हम ना सिर्फ इनकम टैक्स से जुड़े सवालों को सुलझाएंगे बल्कि जीएसटी से जुड़ी हर उलझने भी दूर करेंगे। इसका आगाज करने का नया साल से बेहतरीन मौका क्या हो सकता है, इसलिए आज से हमने ये इसे लागू करने का फैसला लिया है। और आज पहले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद ही खास मेहमान प्रकाश कुमार जी, जो कि जीएसटीएन के सीईओ हैं। इनसे हम जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर बात करेंगे और साथ में लेंगे जीएसटी से जुड़े आपके सवालों के जवाब भी। प्रकाश कुमार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका कि आपने जीएसटी के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है, जिससे कि हम अपने टैक्स पेयर्स, कंसल्टेंट एवं आम जनता को इसके बारे में उनकी जो समस्याओं का कुछ हम जवाब दे पाए। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दो कि इस शो में क्या खास रहने वाला है। नए साल में सीखिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के टिप्स ताकि ज्यादा से ज्यादा बचा सके अपने टैक्स बस थोड़ी देर में। अगर आपको रिफंड की जगह आ गया है टैक्स डिमांड का नोटिस, तो क्या है फंसे रिफंड पाने का तरीका। और जीएसटी रिटर्न के लिए आने वाले नए फॉर्म से रिटर्न भरना कितना होगा आसान, बताएंगे जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार। जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हम शो में जीएसटी से जुड़ी आपकी उलझने भी सुलझाएंगे, लेकिन फिलहाल शो की शुरुआत करते हैं इनकम टैक्स से, क्योंकि बजट का माहौल है और हर कोई इनकम टैक्स पेयर जो है इनकम टैक्स में रियायत की उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन मेरा सुझाव यही होगा, इनकम टैक्स पेयर्स राहत की उम्मीद तो लगाए बैठे, लेकिन इनकम टैक्स की प्लानिंग भी अभी से करना शुरू कर दें, क्योंकि नए साल में आप हर कुछ रेजोल्यूशन तो ले लेते हैं लेकिन इनकम टैक्स प्लानिंग के रेजोल्यूशन नहीं लेते हैं। क्यों कोहली साहब, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही कह रहे हैं। और लक्ष्मण, क्योंकि नया साल है, पहले तो दर्शकों को मेरी ओर से भी बहुत बहुत नए साल की मुबारक। चलिए, मेरी तरफ से भी सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल टैक्स रहित शुभकामनाएं देना चाहेंगे। और मैंने टैक्स रहित शुभकामनाएं, बिल्कुल, और मैंने तो दर्शकों के लिए 2 लाइन भी बोली, आप लिखी हैं, उसको आप शेर, नज्म समझिए, कविता समझिए, जो मर्जी समझिए, मैं वो 2 लाइन जरूर पढ़ना चाहूंगा। सीएनबीसी की आवाज 2020 में आपका फायदा कराती रहेगी। सीएनबीसी की आवाज, सीएनबीसी आवाज की आवाज 2020 में आपका फायदा कराती रहेगी। उसी में शामिल टैक्स गुरु की आवाज 2020 की रफ्तार से, लक्ष्मण ध्यान दीजिएगा, आपका टैक्स बचाती रहेगी। और आइए आप और हम मिलकर एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लें। आइए आप और हम मिलकर एक न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लें कि इसी तरह टैक्स को सरल बनाने की कोशिश बदस्तूर जारी रहेगी, बदस्तूर जारी रहेगी। अरे वाह, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि इससे ज्यादा कोशिश और तेज हो जाएगी ताकि आप और ज्यादा टैक्स बचा सके 2020 में 2019 के मुकाबले। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पहला तो मैं ये सलाह दूंगा कि उनको अपना जो एटीसी का, एटीडी का, जो भी अनयूज्ड टैक्स इन्वेस्टमेंट्स है, उनको बिल्कुल पूरा कर देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि आपका समय बहुत कम है। बिल्कुल समय कम है, 3 महीने रह जाते हैं। मैंने देखा ज्यादातर टैक्स पेयर इसी 3 महीने में जो है वो काफी उथल पुथल हो जाती है और जल्दी जल्दी करते हैं। तो जी हाँ, अगर जल्दी जल्दी करते भी हैं तो आप उसका पूरा इस्तेमाल करिए। दूसरा, हम एक चीज ना भूलें कि अगर आपने अपनी रिटर्न नहीं फाइल करी है, कुछ टैक्स पेयर्स होते हैं मजबूरी में टैक्स पे रिटर्न नहीं फाइल करते, तो आपके पास ये अंतिम 3 महीने हैं फाइल करने के। यद्यपि वो पेनल्टी के साथ जाती है, पर ना करने से फिर भी अच्छा है, क्योंकि अगर आप 31 मार्च तक नहीं फाइल कर पाए तो फिर आप उसको फाइल कर ही नहीं पाएंगे। तो ये कहना चाहूं। दूसरा, अपने कागजात इकट्ठे करें। अगर आपने कोई टैक्स बकाया है उसको आप समय से पे कर दें। 15 मार्च आखिरी एडवांस टैक्स की डेट आ रही है, उसको फाइल कर दें। तो आपके पास 3 महीने का जो वक्त है वो बहुत ही अहम है और उसकी शुरुआत आपको नए साल से जरूर कर देनी चाहिए। अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से पहले कॉलर हैं अंकित खंडेलवाल साहब। पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं अंकित जी? हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 4 साल 225 दिन काम किया। जी हाँ। और उस ऑर्गेनाइजेशन में 5 डेज वर्किंग था, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता था। जी हाँ। अब हमें ये जानना है कि जो ग्रेच्युटी एक्ट 1972 का है, क्या उस हिसाब से हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन नॉन सीजनल एस्टेब्लिशमेंट में क्लासीफाई होगी और इस पर ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंतर्गत ये नियम लागू होंगे ग्रेच्युटी पेमेंट के लिए? दूसरा प्रश्न ये है कि जो 1972 का एक्ट का सेक्शन 2A है, जो कंटिन्यूस सर्विस का पॉइंट बताता है 2A1 में अबाउट 190 डेज का वर्किंग, ये भी होगा इफ एस्टेब्लिशमेंट वर्क्स फॉर लेस देन 6 days a week। तो
क्या मुझे ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए, और यदि मेरे को कंपनी से डिनायल आता है ग्रेचुइटी के लिए, तो मेरे पास में क्या और रास्ता है कि अगर आप सेक्शन 4 देखें तो वहां पर अनिल जी 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस वो मांगता है, और आपने जो बताया है उसके हिसाब से आपने 4 साल 225 दिन काम किया है, तो मुझे वहां पर थोड़ी सी कमी नजर आ रही है। तो मुझे लग रहा है आपको ग्रेचुइटी मिलने में दिक्कत होगी। जहां तक आपने बात करी 190 दिन की, तो आप 190 दिन वहां आता है लक्ष्मण जहां पर माइनिंग एक्टिविटी या बिलो द ग्राउंड काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सीजनल एक्टिविटी में नहीं आता है। वहां पर आप देखेंगे सीजनल अनसीजनल दो दिए हुए हैं, क्योंकि ये सीजनल में नहीं आता है, अनसीजनल में मतलब एक नॉर्मल कंपनी में आता है, तो इस 190 दिन को 240 दिन पढ़ा जाएगा। यहीं पर आके कमी रह गई। आपको इसमें ग्रेचुइटी मिलने का चांस मुझे बहुत ना के बराबर लग रहा है। हां, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने एरिया के लेबर डिपार्टमेंट से संपर्क कर सकते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि जिस तरीके से आपने सवाल पूछा उतना ही विस्तृत जवाब भी दिया हमारे टैक्स गुरु ने। अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से अनिल कुमार गोयल साहब। गोयल साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, नमस्कार। 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 हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ, यदि किसी एम्प्लॉय ने किसी ऑर्गेनाइजेशन में 5 साल से कम कार्य किया है मगर और उसका पीएफ कटा है, मगर उसने पीएफ 5 साल के बाद विड्रॉ किया है, तो क्या उस पर टीडीएस कटेगा? देखिए, अगर अनिल जी 5 साल से कम किया है, अगर आप स्केड्यूल देखें इनकम टैक्स का, तो उस स्केड्यूल के हिसाब से अगर 5 साल से कम काम किया है तो टीडीएस बिल्कुल कटेगा, वो फिर टैक्सेबल हो जाता है, और टीडीएस कट के आपको सेक्शन 192 के अंतर्गत सैलरी में जुड़ जाएगा, और सैलरी में जुड़ के आपको कट के मिलेगा। तो 5 साल की सर्विस प्रोविडेंट फंड में टीडीएस को बचाने के लिए, या मैं अगर दूसरी भाषा में कहूं टैक्स को ना पे करने के लिए 5 साल की एम्प्लॉयमेंट बहुत जरूरी है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। जैसा कि हमने बताया था, शो में आगे हम हमारे साथ जुड़ेंगे जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार, जिनसे लेंगे आपके सवालों का जवाब और समझेंगे नए रिटर्न फॉर्म की बारीकियां। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो टैक्स गुरु। जैसा कि हमने आपको बताया था, अब हम इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों से जुड़े आपके सवालों का जवाब देना शुरू किया है। फिलहाल लेते हैं इनकम टैक्स से जुड़े सवाल, फिर बात करेंगे जीएसटी की। शुरुआत करते हैं मनीष कुमार जी से, जो मुंबई से जुड़े हैं। मनीष खड़गे साहब, पूछिए मनीष जी, क्या पूछना चाहते हैं सवाल। नमस्कार। 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 मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ, और मोर देन लास्ट 12 इयर्स मैं एनआरआई स्टेटस मेरा मेंटेन कर रहा हूँ, जो कि 182 डेज आउट ऑफ इंडिया रहने से मिलता है। तो अभी इस साल मैंने सिर्फ 4 महीने सेलिंग करके मेरा अर्निंग डॉलर्स में है, लेकिन इसके बाद अभी मैं जाऊंगा नहीं बाहर आउट ऑफ इंडिया, तो मेरा टैक्सेशन कैसे होगा, ये एक क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं वर्क फ्रॉम होम करता हूँ और मेरा सैलरी बाहर से आता है, तो उसको कुछ टैक्सेशन में उसका कैसे होता है? देखिए मनीष जी, पहले जो आपने पहला सवाल पूछा, आपने बताया कि 12 साल तक आप लगातार एनआरआई रहे हैं। तो एनआरआई के लिए अब आप इंडिया में आ गए हैं, तो इंडिया में आ गए हैं तो आपकी जो कैटेगरी कहलाएगी वो या तो नॉन रेजिडेंट होगी या फिर रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। तो जो रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होते हैं, उनकी जो विदेशी इनकम होती है, मतलब जो आपकी फॉरेन में इनकम है, मान लीजिए आप इतने साल बाहर रहे, आपने वहां कुछ डिपॉजिट किया, कुछ और भी आय है, वो टैक्सेबल नहीं होगी। केवल और केवल जो भारत में आय आ रही है या भारत में कमाई जा रही है वो टैक्सेबल रहेगी, जब तक आप रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहते हैं। जब आप पूरी तरह से रेजिडेंट हो जाएंगे तो वो विदेशी आय भी यहां पर टैक्सेबल हो जाएगी। आपने दूसरा सवाल पूछा कि आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो अब आप यहां से काम कर रहे हैं, तो अगर आप यहां से काम कर रहे हैं तो एक नियम इनकम टैक्स में होता है, इनकम डीम्ड टू बी अक्रूइंग और अक्रूइंग इन इंडिया आर टैक्सेबल इन इंडिया। मतलब भारत में जो इनकम आ रही है या यहां पर अक्रू हो रही है वो यहां पर टैक्सेबल होगी। तो इसलिए वर्क फ्रॉम होम में जो आपकी यहां पर बैठ के आय हो रही है उसका भारत में आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। बाकी जो आपकी विदेशी इनकम है, जब तक आप RNOR कैटेगरी में है, वो भारत में टैक्सेबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है इनके लिए एक खुशखबरी भी है, और साथ में सतर्क रहने की बात कि अब जो घर पे रह के काम करेंगे उससे जो कमाई होगी उस पर आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगले कॉलर है पंजाब के फिरोजपुर से अश्विनी कुमार जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं अश्विनी जी। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, मैं अश्विनी बोल रहा हूँ, मैं डिप्टी कमांडेंट हूँ बीएसएफ में। जी बताएं। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे फादर की डेथ हो गई थी पिछले साल जून में,
वो बेड रिडन थे, उनका कुछ रिम्बर्समेंट बिल था जो मैंने अभी पुट अप किया है, वो 3 लाख रुपए सैंक्शन हो गए। हाँ जी। तो मुझे वो जो पैसा मेरे पास आएगा उस पे कुछ टैक्स इम्प्लीकेशन रहेगा? ठीक है अश्विनी जी, पहले तो हमें बहुत अफसोस है आपके पिताजी के निधन का, और हम प्रार्थना करेंगे भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। दूसरी बात आपने जो पूछी है कि उनके जो रीइंबर्समेंट आया है आपके पास, वो रीइंबर्समेंट सेक्शन 17(2) अगर हम देखें, और वो क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आपने कराया है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। उस पैसे से अगर आप कुछ निवेश करते हैं आगे, उस निवेश से आय होती है, वो भले ही टैक्सेबल हो जाए, परंतु वो आने वाला एक्सपेंडिचर जो आप रीइंबर्स कर रहे हैं हॉस्पिटल से, आपके लिए राहत की खबर हम दे देते हैं कि उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अगले कॉलर हमारे साथ हैं उदयपुर से नथुलाल लोहार साहब। नथुलाल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, पूछिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा कि 19-20 का रिफंड था, वो सर 2008-9 का कोई आउटस्टैंडिंग था, उसमें एडजस्ट कर दिया, जबकि 2008-9 में मैंने सीए से वो लेटर भी बना के दिया, क्लियर करवाया था और कुछ हुआ नहीं। अभी वो आउटस्टैंडिंग खड़ा कर दिया था, तो वो मैंने ए से क्लियर तो करवा दिया सर, लेकिन उसके बाद में मेरे को रिफंड नहीं मिला, तो मैंने एक ग्रीवेंस डाला था, तो ग्रीवेंस का भी जवाब आया और क्लोज कर दिया, उसका एक लेटर नंबर मिला मेरे को फिर। तो मेरे को क्या करना चाहिए सर? जी हाँ नथुलाल जी, आपकी जो समस्या है वो बहुत सारे लक्ष्मण करदाताओं की यही समस्या है, बहुत सारे लोग यही बात लेके सामने आ रहे हैं। आपको हम 4 मंत्र बता देते हैं नथुलाल जी, उन 4 मंत्रों आपके लिए नहीं, सभी करदाताओं के लिए, कि अगर रिफंड अटका है तो क्या करें। सबसे पहले आप रिफंड री इशू रिक्वेस्ट जो ऑप्शन आती है, लॉगिन करके आप उसका उठाएं, उसमें आ जाएगा। मान लीजिए उसमें भी नहीं आता है, ई निवारण एक नया विकल्प निकल के आया है, आप उसमें अपना ग्रीवेंस डाल सकते हैं। ये भी नहीं आ रहा है, आप अपने असेसिंग ऑफिसर से जाके संपर्क कर सकते हैं। और आखिरी लक्ष्मण, मैंने तो ये भी देखा है कि कई बार इनकम टैक्स इंडिया को ट्वीट करके अगर हम उनको टैग कर देते हैं तो वहां से भी बहुत जल्दी उसका रिस्पांस आ जाता है। तो हमने आपको इतने सारे तरीके बता दिए, गारंटेड आपको रिफंड आएगा। जिस दिन आएगा, लक्ष्मण और हमारे लिए एक छोटा सा मिठाई का डब्बा या लड्डू आप स्क्रीन में से पास ऑन कर दीजिए। नथुलाल जी, इन मिठाइयों को अपने घर में जरूर बांटिएगा, और जो 4 गुरु मंत्र दिया हमारे टैक्स गुरु ने, उसका पालन करिए, आपके हर समस्या का समाधान वहीं से निकल कर आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टैक्स के सवालों का जवाब देना ही नहीं, बल्कि टैक्स से जुड़ी हर खबर समय पर आप तक पहुंचाना भी हमारी जिम्मेदारी है, ताकि आप ना रहें बेखबर। इसलिए आज से हम हर एपिसोड में लेकर आएंगे इनकम टैक्स और जीएसटी से जुड़ी हर खबर, वो भी फटाफट। अब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ई असेसमेंट के तहत भेजे गए नोटिस का जवाब 10 जनवरी तक दे सकते हैं। ये नोटिस तय समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करने या जरूरी जानकारी या दस्तावेज नहीं भेजने पर दिया गया है। अगर कैपिटल गेन्स टैक्स को लेकर इनकम टैक्स विभाग की तरफ से आ गया है नोटिस, तो घबराइए नहीं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर में तकनीकी खामियों की वजह से कई टैक्स पेयर्स को नोटिस भेजे गए हैं। उनमें कैपिटल गेन्स टैक्स की देनदारी जितनी बनती थी, उससे ज्यादा का डिमांड किया गया है। इसी गड़बड़ी की वजह से कई टैक्स पेयर्स को तो टीडीएस क्रेडिट भी देने से मना कर दिया गया है। अब जीएसटी से जुड़ी आपकी परेशानियां जोनल या राज्य स्तर पर ही सुलझाए जाएंगे। सरकार ने हर जोन और राज्य स्तर पर ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाने का फैसला लिया है। खास बात यह है कि इस कमेटी में केंद्र और राज्यों के टैक्स अधिकारियों के साथ साथ टैक्स और इंडस्ट्री के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। अगर आपने जुलाई 2017 से नवंबर 2019 तक कोई जीएसटीआर 1 फाइल नहीं कर पाया है, तो 10 जनवरी तक इसे बैकलॉग को खत्म करने का आखिरी मौका है। 10 जनवरी के बाद आपको रोजाना कम से कम 50 रुपए तक के हिसाब से लेट फीस चुकानी पड़ सकती है। अब तक आपके इनकम टैक्स से जुड़े सवालों का जवाब हम दे रहे थे, अब बारी है जीएसटी से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार जी। प्रकाश कुमार जी से जानेंगे जीएसटी रिटर्न फॉर्म के नए जो फॉर्म आ रहे हैं उसकी बारीकियां, साथ में लेंगे लोगों के सवालों के जवाब भी। लेकिन ये सब एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि टैक्स गुरु में हम जीएसटी से जुड़ी आपकी समस्याओं को भी सुलझाने वाले हैं, तो इसकी शुरुआत आज से ही कर रहे हैं।
पहले एपिसोड में जीएसटी से जुड़ी आपकी उलझनें सुलझाने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार। लोगों के सवालों का जवाब आपसे लूं, इससे पहले एक मुद्दे पर आपका जवाब चाहूंगा, वह है जीएसटी के नए रिटर्न सिस्टम को लेकर के। दरअसल कई दिनों से सवाल ये आ रहा है कि जीएसटी रिटर्न को और ज्यादा सरल बनाया जाए। सरकार नया रिटर्न सिस्टम लाने जा रही है और 1 अप्रैल से इसे लागू किया जाएगा। सबसे पहले तो ये हमारे दर्शकों को समझाइए कि जीएसटी का नया रिटर्न सिस्टम जो है मौजूदा रिटर्न सिस्टम से कैसे अलग होगा और कैसे सरल होगा। नया सिस्टम जो होगा इसमें नंबर ऑफ़ रिटर्न्स कम हो जाएंगी और जो आप अपनी एनेक्सर्स डालेंगे उसके बेसिस पे आपके रिटर्न सिस्टम तैयार करेगा। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले अपनी जो बिजनेस टू बिजनेस इनवॉइसेस हैं वो आप अपलोड करेंगे ANX 1 में, और उसकी कोई फ़ाइल करने की, साइन करके फ़ाइल करने की ज़रूरत नहीं होगी। और उसके बेसिस पे जैसे जैसे सप्लायर चढ़ाएगा बायर को भी अपने आप ANX 2 दिखता रहेगा, और 10 तारीख के बाद आप उस बायर जो है उसको एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सकता है। और इस केस में ये भी रखा गया है कि अगर एक्सेप्ट रिजेक्ट नहीं करता, सीधे फाइल करता है, तो सारी की सारी एक्सेप्टेड मानी जाएंगी। तो फ्लो पूरी एक तरफ से होगी जिससे कि सिंप्लीफाइड रहेगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ एक और की गई है कि बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं व्यापारी जिनकी कि सिर्फ बिजनेस टू कंज्यूमर सेल है, तकरीबन 20 लाख लोग ऐसे हैं। उनके लिए रिटर्न जो बिल्कुल एक टेबल का है जिसमें आप अपनी जितनी लोकल सप्लाई है अलग अलग रेट पे देंगे और फाइल कर सकेंगे। उसका नेक्स्ट आता है जिनकी कि बिज़नेस टू बिज़नेस भी है। तो पहले वाले को सहज कहते हैं, दूसरे वाले को सुगम, जिसमें कि 2 टेबल होंगी, एक तो B2B का और एक B2C का। और इसके अलावा जो बाकी जो बच गए उसमें उनकी पूरी रिटर्न है जिसमें कि एक्सपोर्ट की भी डिटेल है, SEZ सेल्स की डिटेल है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सेगमेंटेशन अलग अलग कर दिया गया है। तो क्या माना जाए कि नए रिटर्न सिस्टम के तहत वो सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी जो अब तक जीएसटी रिटर्न फाइल करने में लोगों को आती रही हैं? देखिए, आज की मेन एक चीज़ होती है कि आपका जो GSTR 1 है और 3B है वो लिंक्ड नहीं है। तो कई बार लोगों से गलती हो जाती है कि यहाँ पे आपने टर्नओवर कुछ और दिखा दिया, दूसरी जगह कुछ और दिखा दिया, और ये डिस्क्रिपेंसी के बाद आपकी अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशन होती है। अब क्या होगा कि जो आपने दिखाया अपनी एनेक्सर्स में सेल, वही आपकी सेल में जाएगी, तो वो डिफरेंस नहीं रहेगा। फिर जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं वो भी आपकी जो बायर ने चढ़ाया, आपकी सप्लायर ने जो चढ़ाया वो आपके पास आया। तो आप बिल्कुल जिससे कि आपको पता रहे, रिकन्सिलेशन होती रहे। अभी क्या होता है कि आप बल्क में ले लेते हैं GSTR 3B में, और फिर बाद में उसको रिकन्सिलेशन होती है कि 2A में नहीं आया या बहुत डिफरेंस हो गया, इस तरह की चीज़ें। प्रकाश जी, जैसा आपको पता है कि हमारे शो में हम लोगों के सवाल भी लेते हैं और उन सवालों के जवाब भी लोगों तक पहुंचाते हैं। तो एक सवाल आया हमारे पास ईमेल के जरिए अजय शर्मा जी का, और ख़ास बात यह है कि अजय शर्मा जी ने जो सवाल पूछा है, ऐसा ही सवाल कई लोगों ने भी हमसे पूछा है। इनका कहना है कि इन्होंने पहले जो मंथली रिटर्न फाइल किया था, उस मंथली रिटर्न फाइल करने में कई सारी दिक्कतें आ गई थी, गलतियां हो गई थी, मसलन एडवांस रिटर्न ठीक से नहीं दिखाया गया वगैरह वगैरह। अब इसको ठीक करने का कोई तरीका है क्या? कोहली साहब, पहले आप बताइए कि इस तरह के सवाल आपके पास भी आते रहेंगे, क्योंकि आप भी कई सारे लोगों को सलाह देते रहे। बेहिसाब सवाल आते हैं, इनफैक्ट इतने सवाल आते हैं जीएसटी के कि हमारा बस चले तो हम जीएसटीएन को बोले कि हमारे साथ संग संग हर वक्त रहे। चलिए, इस बार तो हमारे साथ हैं जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार जी। प्रकाश जी, बताइए कि इस तरह के समस्याओं को क्या करें, जिनको मंथली रिटर्न फाइल करने में कोई खामी रह गई हो, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? देखिए, 2 तरह की चीज़ें। अगर GSTR 1 में आपने कोई इनवॉइस नहीं डाला तो बाद में डाल सकते हैं। डाला और अगर उसमें कोई गलती है तो आप अगले रिटर्न में उसको आप ये अमेंड कर सकते हैं। टेबल 9 होती है अमेंडमेंट के लिए ही, और ये अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो अगले साल के सितंबर तक होती है। तो GSTR 1 की तो बिल्कुल बहुत बढ़िया बनी हुई सिस्टम और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। दूसरा एक 3B जहाँ पे कि आप ग्रॉस अमाउंट्स देते हैं, उसमें अगर गलती हुई तो अगले महीने में फिर आपको एडजस्ट करते हैं, और इसके लिए एक डिटेल सर्कुलर CBIC ने इशू किया हुआ है। चलिए, अगले कॉलर हैं दिल्ली से कुलभूषण जी, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कुलभूषण जी, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? जी नमस्कार। नमस्कार। मेरा सवाल ये है कि मुझे एक नोटिस आया था, मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हम लोग करते हैं क्लेम, और जो अवेलेबल है जैसा कि उस नोटिस में बताया गया, वो उसमें कुछ डिफरेंस है। मतलब उनका कहना है कि मैंने ज्यादा क्लेम किया है। तो वो नोटिस अभी तो वैसे वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए आया है, लेकिन अभी तो ये वर्ष खत्म भी नहीं हुआ। तो मेरा सवाल ये है कि इसका क्या करें, इसको कैसे डील करें हम लोग? उसके लिए एक नई फॉर्म DRC 03 बनाई गई है, जहाँ पे कि अगर आपने कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट क्लेम कर ली है और आपके सप्लायर से वो नहीं आ रहा है, तो आप उसकी उतनी उसमें मेंशन करके कि किस मंथ की है, किस ईयर की और किस मंथ की है, और उतने अमाउंट पे करके और जा करके फिर आप उसको अपने कैश लेजर में ऑफसेट कर सकते हैं। इसको काफ़ी सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है। हमने क्या किया, करीब 1 साल पहले
टैक्स पेयर्स की बेनिफिट के लिए उनके डैशबोर्ड पे दिखाते हैं कि आपने लायबिलिटी कितनी दिखाई 3B में, आपकी लायबिलिटी GST-R1 में कितनी है हर महीने वाइज और सम टोटल करके। उसी तरह से आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम किया 3B में और कितना आपके GST-R2 में आ रहा है वो भी हम दिखाते हैं, जिससे कि उनको पता चले कि अगर कोई डिफरेंस है तो वो उसे इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ हैं दिल्ली से ईशा। ईशा पूछिए क्या पूछना चाहती हैं? सर मेरा बिजनेस है असॉर्टेड गिफ्ट सप्लाई करने का, गिफ्ट बॉक्स। उसमें काफी अलग अलग आइटम्स होते हैं जो हमने अलग अलग GST रेट पे परचेज किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि जो मैं कंपनीज को ये सप्लाई करती हूँ तो जो मैं उनको क्या GST रेट चार्ज करूंगी? प्रकाश जी क्या कर सकती हैं? वैसे तो लक्ष्मी जी देखिए ये लॉ का सवाल है और टेक्नोलॉजी से नहीं रिलेटेड है, लेकिन इसमें जनरली कंपोजिट सप्लाई की प्रिंसिपल अडॉप्ट की जाती है और उसमें क्या कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा टैक्स रेट वाला आइटम है वही उसी का टैक्स रेट लिया जाता है। वैसे कहते हैं उसमें कि डोमिनेंट कमोडिटी क्या है, बट जनरली प्रिंसिपल ये कि जो हाईएस्ट टैक्स रेट है उसी पे कंपोजिट सप्लाई की भी टैक्सेशन होती है। चलिए ईशा, मुझे लगता है कि आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। प्रकाश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास शो में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि अगले एपिसोड में भी आप हमारे साथ जुड़ेंगे और ऐसे ही दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। शरद कोहली साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस शो में जुड़ने के लिए। और जैसा कि बता दूं कि अब हम हर शो में इनकम टैक्स के साथ साथ GST से जुड़े सवालों के जवाब भी आपका लेंगे। फिलहाल टैक्स गुरु में इतना ही। आपके पास भी कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST जुड़ा हुआ हो, आप tax@moneycontrol.com पर हमें लिख भेजें। हाँ, ध्यान दीजिए अपने ईमेल के साथ आप अपना मोबाइल नंबर लिखना ना